नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करते हैं एक नई पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 4 और उससे हम करने वाले हैं बच्चों पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 1 का नाम है जंतुओं में अनुकूलन। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पाठ का परिचय। इसमें हम करने वाले हैं वातावरण के साथ अनुकूलन। ये हम सीखेंगे इस पाठ में। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों बाद ही पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। आज हम देखते हैं कि पृथ्वी के प्राय सभी भागों में जंतुओं का निवास है। ये जंतु विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में निवास करते हैं। तो बच्चों ये सभी जंतु तरह तरह के पर्यावरण में रहते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसी तरह से उन परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पर जीव जंतु रहने लगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में परिस्थितियां एक समान नहीं हैं। कहीं रेत के ऊंचे ऊंचे टीले तो कहीं पर्वत, कहीं बर्फ ही बर्फ तो कहीं हरे भरे मैदान। इन विभिन्न परिस्थितियों में निवास करने वाले जंतुओं को अपनी आदतों, खान पान आदि के अनुसार स्वयं को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना पड़ता है। उन्हें पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को विकसित करना पड़ता है। उन्हें उनके वातावरण में ही उपस्थित खाद्य सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है। जंतुओं के लिए उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वयं के पर्यावरण के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। तो बच्चों हमारी इस पृथ्वी पर तरह तरह की परिस्थितियां और वातावरण हैं। कहीं रेत के टीले हैं और कहीं बर्फ है, कहीं मैदान है। तो उस हिसाब से जो जंतु अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने शरीर की संरचना के अनुसार जहाँ रह सकता है वहीं पर वो रहता है और उस हिसाब से अपने आप को ढालता है, अपनी सुरक्षा भी करता है और अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल जब वो बनाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुकूलन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वातावरण के साथ अनुकूलन। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना वातावरण के साथ अनुकूलन कहलाता है। आइए जानें कि विभिन्न स्थानों पर रहने वाले जंतु अपने आप को किस प्रकार पर्यावरण के अनुरूप बनाते हैं। जब अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाला जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वातावरण के साथ अनुकूलन। अब हम ये जानेंगे कि तरह तरह के जंतु तरह तरह के वातावरण में किस प्रकार रहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्थलीय जंतु। जंतु भूमि पर रहते हैं, उन्हें स्थलीय जंतु कहते हैं। इन जंतुओं के निम्नलिखित विशिष्ट गुण होते हैं। इनमें गति के लिए पैर होते हैं, श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, गर्मी अथवा सर्दी सहने के लिए बहुत मोटी त्वचा होती है, सुविकसित तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो स्थलीय जंतु वो होते हैं जो भूमि पर रहते हैं, वो चलते हैं अपने पैरों के द्वारा, उनमें गति आती है, उससे सांस लेते हैं फेफड़ों से, तंत्रिका तंत्र इनका सुविकसित होता है और बहुत मोटी त्वचा होती है जिससे ये गर्मी और सर्दी को सह जाते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें भी स्थलीय जंतुओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है हमारे पास ध्रुवीय जंतु। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बहुत ठंडे क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले जंतु प्रत्येक ऋतु में अलग अलग दिखाई देते हैं। ध्रुवीय जंतु सर्दियों में मोटे तथा भारी फरों से ढके रहते हैं, गर्मियों में उनके फर झड़ जाते हैं। इन पशुओं की
त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है तथा इसका उपयोग शीतकाल में भोजन के लिए होता है। सांप, मेंढक, छिपकली आदि जंतु शीत ऋतु में लंबी नींद में चले जाते हैं। तो ये होते हैं बच्चों ध्रुवीय जंतु, जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो कि बहुत ठंडे प्रदेश हैं उसमें रहते हैं। सर्दियों में इनकी जो शरीर की फर है वो इनकी रक्षा करती है और गर्मियों में ये फर झड़ जाती है और इनकी त्वचा के नीचे एक चर्बी की मोटी परत होती है, ठीक है, और जो इन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है और यही शीतकाल में इनका भोजन भी होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आपने पढ़ा छिपकली आदि जंतु शीतकाल में लंबी नींद में चले जाते हैं। इस प्रकार ठंड से इनका बचाव आसान हो जाता है। यह प्रक्रिया शीत निद्रा के नाम से जानी जाती है। ध्रुवीय भालू या रेनडियर, सील, वॉलरस, पेंगुइन आदि जंतु इन क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। मतलब ये जो आपको यहाँ पर जानवर मैंने बताए हैं, याक, रेनडियर, सील, वॉलरस, पेंगुइन, ध्रुवीय भालू, ये सब इन प्रदेशों में इन जगहों पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अधिक ठंड होती है और इनके शरीर की संरचना ऐसी होती है कि इनको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती। आगे आते हैं हमारे पास मरुस्थलीय जंतु। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। मरुस्थलीय क्षेत्र गर्म और शुष्क होते हैं। मरुभूमि में रहने वाले जंतु कम पानी में रहने के अभ्यस्त होते हैं। वे अपने भोजन के साथ पानी प्राप्त करते हैं। जैसे ऊंट एक साथ बहुत अधिक पानी पी लेता है, वह भोजन और पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सकता है। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जिसके कारण वे गर्म रेत में आसानी से चलते हैं। ऊंट की पीठ पर कूबड़ होता है जिसमें चर्बी संचित होती है। ये आप यहाँ पर कूबड़ देख रहे हैं ना, इसमें चर्बी संचित होती है। जब उन्हें कई दिनों तक भोजन या पानी नहीं मिलता तो यह चर्बी उन्हें उस समय ऊर्जा देती है। मरुस्थलीय जंतु वो होते हैं बच्चों जो मरुभूमि में रहते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है। तो इस तरह से ये जैसे कि ऊंट है, मरुस्थलीय भूमि में रहने वाला जंतु, ये अपने भोजन के साथ ही पानी पी लेता है और फिर इसे कई दिनों तक पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है मैदानी जंतु। मैदानी जंतु समतल भूमि को मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ घास उगती है। इन क्षेत्रों पर पाए जाने वाले अधिकतर पशु घास अथवा घास को खाने वाले पशुओं पर निर्भर रहते हैं। जिराफ, जेब्रा, भेड़, घोड़ा, कंगारू, गैंडा आदि कुछ ऐसे पशु हैं जिनके लिए घास के मैदान काफ़ी अनुकूल होते हैं। तो ये वो क्षेत्र होते हैं जो मैदानी होते हैं, बिल्कुल समतल होते हैं। यहाँ पर इन्हें घास मिलती है खाने के लिए। और मैदानी जंतुओं में जिराफ, जेब्रा, भेड़, घोड़ा, कंगारू, गैंडा ये आदि कुछ ऐसे पशु हैं जो आसानी से मैदानी स्थलों पर रह सकते हैं। आगे आते हैं वन्य जंतु। वन में विभिन्न प्रकार के जंतु रहते हैं। वन्य पशु ऋतु परिवर्तन के साथ रहने के अभ्यस्त होते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध रहता है। शीत ऋतु में अथवा ग्रीष्म ऋतु में जब भोजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती तब कुछ जंतु अन्य वनों में चले जाते हैं जबकि कुछ शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले ये जंतु वृक्षों के बीच गतिशील होने के अभ्यस्त होते हैं जैसे भालू, हाथी आदि। तो ये जो वन में रहते हैं जंतु, इन्हें आदत होती है कि वन के जो वृक्ष हैं उनके बीच में से कैसे चला जाए। इनके लिए यहाँ भोजन का उचित प्रबंध रहता है और यदि ना हो तो ये दूसरे वनों में चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसे जंगलों में ऋतु परिवर्तन होता रहता है तो ये उसके भी अभ्यस्त होते हैं। आगे चलते हैं आकाशीय जंतु।
जो जंतु अपना अधिकतर समय आकाश में उड़ते हुए बिताते हैं वे आकाशीय जंतु कहलाते हैं। इनमें पक्षी प्रमुख रूप से हैं। इनके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। इनका शरीर हल्का होता है ताकि ये आसानी से उड़ सकें। शरीर का हल्कापन खोखली हड्डियों एवं हल्के पैरों के कारण होता है। इनकी नावनुमा आकृति इन्हें वायु को चीरकर आगे बढ़ने में सहायता करती है। चील, कौआ, गोरैया आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो पक्षी या जो जंतु अपना अधिकतर समय आकाश में उड़ते हुए बिताते हैं वे आकाशीय जंतु कहलाते हैं। क्योंकि इनका शरीर हल्का होता है, हड्डियां खोखली होती हैं और हल्के पैर होते हैं तो इन्हें उड़ने में आसानी होती है। और जो इनके शरीर की आकृति होती है नावनुमा, वो इन्हें वायु को चीर कर आगे बढ़ने में भी सहायता करती है। आगे हमारे पास हैं जलीय जंतु। जल में निवास करने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। मछली, केकड़ा, डॉल्फिन, कछुआ, सीप, घोंगा आदि जलीय जंतु हैं। नदियों की अपेक्षा समुद्रों में जलीय जंतु की अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नदियों में भी होती हैं लेकिन उनसे ज़्यादा समुद्र में होती हैं। इन जंतुओं के डैने पर तथा शरीर रचना इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। कुछ जल पक्षियों के पैर जलयुक्त मीन पक्ष होते हैं जो उनको आगे धकेलने में सहायता करते हैं। केकड़े और मछलियों के गलफड़े इन्हें जल में ही सांस लेने में मदद करते हैं। कुछ जलीय जंतु थोड़ी थोड़ी देर में सांस लेने के लिए जल से बाहर निकल आते हैं। तो जो जलीय जंतुओं के पर होते हैं, डेने होते हैं, वो इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। और कुछ के पैर जलयुक्त मीन पक्ष होते हैं जो इन्हें आगे धकेलने में सहायता करते हैं। मछलियों और केकड़ों के गल फड़े उन्हें जल में ही सांस लेने में मदद करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार सांस लेने के लिए जल से बाहर निकल आते हैं। आगे चलते हैं वृक्षवासी जंतु। जो जंतु अपना अधिकतर समय वृक्ष पर बिताते हैं वृक्षवासी जंतु कहलाते हैं। पक्षी, बंदर, लंगूर, कोयल, गिलहरी आदि वृक्षवासी जंतु हैं। वृक्षवासी जंतुओं के पंजे अनेक प्रकार के होते हैं जो वृक्षों की शाखाएं पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। बंदरों की लंबी पूंछ और हाथ उन्हें वृक्ष पर चढ़ने तथा लटकने में सहायता करते हैं। तो बच्चों, जो जंतु वृक्ष पर रहते हैं वो वृक्षवासी जंतु होते हैं। और इनके पंजे जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि इन्हें आसानी होती है कि ये सुगमता से पेड़ों को पकड़ सकते हैं। बंदरों की लंबी पूंछ और जो हाथ होते हैं उन्हें वृक्ष पर चढ़ने और लटकने में सहायक होते हैं। कुछ जंतुओं में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इनके पैर तैरने तथा चलने दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। जल में सांस लेने के लिए गलफड़े और भूमि पर सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। वे उभयचर जंतु कहलाते हैं। वे अपनी नम त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। उभयचर प्राय असमतापी होते हैं। वे अधिक ठंडी जलवायु सहन नहीं कर सकते। मगरमच्छ, सैलामेंडर, मेंढक, गोह आदि उभयचर जंतु हैं जो जल में भी रह लेते हैं और भूमि पर भी रह लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनके पास गलफड़े होते हैं और भूमि पर सांस लेने के लिए इनके पास फेफड़े होते हैं। ये अधिक ठंडी जलवायु सहन नहीं कर सकते। कोई भी विशिष्टता जो जंतुओं को उनके पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है अनुकूलन कहलाती है। तो कोई भी विशेषता जिससे कि जंतु उस पर्यावरण में रह पाएं और वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से ढल जाएं, तो वह परिस्थिति या वह विशिष्टता अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन के अंतर्गत शरीर की त्वचा व अन्य विशिष्ट अंग भी आते हैं। शरीर के कुछ अंग भोजन प्राप्त करने तथा सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। त्वचा, शल्क, पंख, फर, पैर आदि
विशिष्ट पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। जंतुओं की कुछ विशिष्टताओं पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले है, कुछ जीव जंतु जैसे टिड्डा, गिरगिट, सांप आदि विशिष्ट अनुकूलन विकसित करते हैं, जिन्हें छलावरण कहते हैं। छलावरण जीव जंतुओं की शिकारी अथवा शिकार से छिपने में सहायता करता है। ये जंतु अपनी त्वचा का रंग अपने आसपास के परिवेश में मिला लेते हैं। ये अपनी त्वचा के रंग को बदल देते हैं ताकि ये शिकारी या शिकार से छिपने में मदद पा सकें। और ये जीव जंतु होते हैं टिड्डा, गिरगिट, सांप आदि। और ये जो करते हैं कि अपनी त्वचा को आसपास के परिवेश से मिला ले, इसको कहते हैं छलावरण। कुछ जंतु जैसे चीता, तेंदुआ, ज़ेब्रा, जिराफ आदि के शरीर पे चकत्ते अथवा धारियां हैं, जो उन्हें अपने आसपास के परिवेश के साथ मिलने में सहायता करती हैं। यही विशेषता शिकार तथा शिकारी दोनों से छिपने में सहायता करती है। तो ये जो जंतु हैं, चीता, तेंदुआ, ज़ेब्रा, जिराफ, इनके शरीर पर चकत्ते होते हैं, धारियां होती हैं, और ये भी अपने आप को आसपास के परिवेश के साथ मिला लेते हैं ताकि अपने शिकारी से या शिकार से बच सकें। ठीक है, आगे चलें। कुछ जंतुओं में सुरक्षात्मक समानता होती है। ऐसे जंतु अपने आसपास के परिवेश से लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए वृक्षों पर रहने वाले कुछ कीड़े वृक्ष की शाखा या झाड़ियों से मेल खाते हैं। जब ये विश्राम कर रहे होते हैं तब उनका आकार, रंग और स्थिति ठीक शाखा के आकार, रंग और स्थिति के समान रहता है। तो कुछ पक्षियों या कुछ कीड़े इस तरह के आकार, रंग और स्थिति के होते हैं कि जब वे विश्राम कर रहे हो तब आप पता नहीं लगा सकते कि ये कीड़े हैं या शाखा का ही रंग और आकार ऐसा है। तो ये जो जंतु होते हैं इनमें सुरक्षात्मक समानता होती है। कुछ जंतुओं के भागने की गति बहुत तीव्र होती है, ये बहुत तेज गति से भाग सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हिरण, सांप, शुतुरमुर्ग, ईमू आदि बहुत तेजी से भागते हैं। कुछ जंतु जैसे केकड़ा, कछुआ, घोंगे आदि के शरीर पर कवच होता है। सही अपने शत्रुओं से स्वयं को बचाने के लिए शरीर के कांटों को फुला लेता है। घुन अथवा काष्ठयुका स्वयं को कसकर गेंद जैसे आकार में गोल कर लेते हैं। कुछ विषाक्त जीव जंतु जैसे सांप, छिपकली, बिच्छू आदि में अपने शत्रुओं को मारने के लिए पर्याप्त विष होता है। तो ये अपनी मदद, अपनी सहायता कैसे करते हैं बच्चों? कुछ के शरीर पर कवच होता है, साही अपने शरीर के कांटों को फुला लेता है। घुन हो या काष्ठयुका हो, ये अपने शरीर को, स्वयं को कसकर एक गेंद के आकार का बनाकर गोल कर लेते हैं। और कुछ जंतुओं में विष होता है, तो उनको अपने शत्रुओं को मारने के लिए अपने विष का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि सांप, छिपकली, बिच्छू आदि। तो ये इनकी अपनी सुरक्षा करने के कुछ तरीके होते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारे पाठ का पाठन समाप्त होता है और हमें दिए हुए हैं कुछ स्मरणीय तथ्य जो आपको याद रखने हैं। चलिए हम एक बार उन्हें फिर से दोहराते हैं। जंतुओं द्वारा स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। ध्रुवीय जंतु ठंडे क्षेत्रों में रहने के अभ्यस्त होते हैं। उनके शरीर पर फर तथा त्वचा के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है। जलीय जंतुओं में श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं। इनका शरीर चपटा और पूंछ, पंख तथा जाल युक्त पैर उनकी तैरने में सहायता करते हैं। जीव जंतुओं में भोजन तथा सुरक्षा के लिए अनुकूलन के लक्षण पाए जाते हैं। छलावरण जंतुओं की शिकारी तथा शिकार से छिपने में सहायता करता है। शीत निद्रा के दौरान जंतु अपनी त्वचा के छिद्रों से सांस
लेते हैं। तो ये कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें आपने स्मरण करना है। अब पाठ के आधार पर बच्चों हमें यहाँ दिया हुआ है कुछ अभ्यास कार्य। आपने क्या सीखा? तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मछली सांस लेती है। मछली सांस लेती है गलफड़े से। कछुआ एक जंतु है, जलीय जंतु है। जो जंतु भूमि पर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्थलीय जंतु। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखता है। नहीं, ऊंट अपने कुबड़ में चर्बी रखता है। सभी जलीय जंतु केवल गलफड़ों से सांस लेते हैं। सभी जलीय जंतु केवल गलफड़ों से सांस लेते हैं। नहीं। छिपकली शीत ऋतु में लंबी नींद में चली जाती है। सही। स्थलीय जंतुओं के चलने के लिए पैर होते हैं। सही। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पक्षियों की नावनुमा आकृति इन्हें वायु को चीरकर आगे बढ़ने में सहायता करती है। उभयचर जंतु जल और भूमि दोनों जगह रह सकते हैं। कुछ जंतुओं में सुरक्षात्मक समानता होती है। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, ध्रुवीय जंतु और मरुस्थलीय जंतु में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ख है, उभयचर जंतु के विशिष्ट गुण लिखिए। प्रश्न संख्या ग है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? और प्रश्न संख्या घ है, आकाशीय जंतु और जलीय जंतुओं के विषय में लिखिए। तो बच्चों, अब आप इस पाठ का पुनः पाठन करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। आशा करती हूँ कि पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।